नमस्कार दोस्तों, 3 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि आज एडिटोरियल अपलोड करने में थोड़ा समय लग रहा है तो वेरी सॉरी फॉर दैट। आज सैटरडे है, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल, जेनेवा फेस ऑफ। यहाँ पे देखिए, तमिल वर्सेस सिन्हलीज, यानी श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिन्हली कम्युनिटी, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, और उनके अपोजिशन में जो तमिल कम्युनिटी है, और अब कहीं ना कहीं तमिल कम्युनिटी का साथ मुस्लिम कम्युनिटी भी दे रही है। तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है और आपकी जो तमिल कम्युनिटी है श्रीलंका में, ये माइनॉरिटीज हैं। और ऐसा बोला जाता है कि इन कम्युनिटीज के अगेंस्ट जो श्रीलंका की मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अत्याचार करती है। अब इन दोनों की लड़ाई का जो ग्राउंड बन गया है वो बन गया है जेनेवा। ठीक है भाई, जेनेवा में इस चीज के ऊपर काफी बहस हो रही है। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑफिस है और वहां पे एक रिसेंटली रेजोल्यूशन पास किया गया है श्रीलंका के अगेंस्ट में। तो ये जो पूरा इश्यू है, किस प्रकार से जेनेवा में ये दोनों पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही हैं, उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, इसको देखेंगे। फिर मिसिंग साइंस पिलर इन द कोविड रिस्पॉन्स। आपको पता है रिसेंटली इंडिया में कोविड-19 के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अब साइंटिस्ट और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और हमारे पॉलिटिशियंस हैं, काफ़ी परेशान हैं कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि सबको लग रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी का लेवल आ गया है, तो ऑब्वियसली बात है शायद कोरोना केसेस एकदम से इतनी तेजी से ना बढ़े। बट एकदम से इतनी तेजी से बढ़े तो थोड़ी टेंशन की बात है। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ कुछ बातें कही गई। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या हो सकता है ये बताया गया। इस प्रॉब्लम की वजह क्या हो सकती है ये बताई गई, तो इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे प्रूडेंस प्रिवेल्स। भाई यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात हो रही है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को 4 ± 2 बैंड में ही रखा जाएगा। कुछ ऐसे क्वार्टर्स में बात चल रही थी कि हो सकता है सरकार अपनी इन्फ्लेशन टारगेटिंग को थोड़ा रिलैक्स कर दे, तो जो 4 ± 2% वाला बैंड है उसको 5 ± 2 कर दिया जाए। बट ऐसा नहीं है, सरकार 4 ± 2% ही बैंड रखेगी। यानी मिनिमम इन्फ्लेशन 2% रहना ही नहीं चाहिए, रहना ही चाहिए, और मैक्सिमम 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस रेंज में जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और सरकार इन्फ्लेशन को लाने की कोशिश करेगी। तो इस रिस्पेक्ट में जो भी बातें हैं उनको भी देखेंगे। और जो लास्ट आर्टिकल है वो रजनीकांत से रिलेटेड है। अभी रजनीकांत से रिलेटेड आर्टिकल है, इनकी मूवी से रिलेटेड आर्टिकल है, इनको एक अवार्ड मिलने वाला है उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं लगा, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस आर्टिकल टुडे। ठीक है भाई। तो बेसिकली 3 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल, इन जेनेवा फेस ऑफ आउटरीच वर्सेस होप, द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज वेयर सिन्हला एंड तमिल नेशनलिज्म मीट एंड कन्फ्रंट ईच अदर। बहुत कहानी की तरह सुनिए, यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज कंप्लीटेड नजर आएगी। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। एनसीईआरटी 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज बहुत सारी बन गई हैं, थोड़ी बहुत बाकी हैं, बना रहा हूँ। प्रीलिम्स 2021 से पहले तक मैं पॉजिटिवली इसको खत्म कर दूंगा। रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू हो चुकी है, और आपकी सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री की सीरीज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी एक प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे आपको बहुत सी वीडियोस आपकी पढ़ाई के लिए मिल जाएंगी। अच्छे लगे तो ज्वाइन बटन दबाइए चैनल पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। आपके साथ अलग अलग तरीके से टच बनाने की कोशिश करता हूँ आपके मैसेजेस के भी जवाब दूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो भी मेरे नए लेक्चर्स आते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में अजीत कुमार सिरी करके एक म्यूजिशियन है, सॉन्ग राइटर है और कंपोजर है श्रीलंका में। ये देखिए क्या बोल रहे हैं। ये एक्चुअली में तमिल रिप्रेजेंटेशन, तमिल ऑन बिहाफ ऑफ तमिल सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, वी नो लॉन्गर किंग, we don't shoot anymore, give us our island back. Geneva as an idea is firmly embedded in Sri Lanka's consciousness. For many Sri Lankans, especially the Sinhalese, it is an attack on national honor. कुल मिला के बात यहाँ पे क्या बोली जा रही है कि जो तमिल आप कह सकते हो सॉन्ग राइटर हैं अजीत कुमार सिरी, ये बोल रहे हैं कि भाई अब हम तो गोली चलाते नहीं ना, अब हम किसी को मारते हैं। पहले तो एलटीटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सिविलियंस को मारता था, सिविल वॉर में इन्वॉल्व था, बट अब तो हम किसी को नहीं मार रहे हैं, तो आप हमको हमारा आइलैंड श्रीलंका वापस कर दो। अब ऑब्वियस ही बात है, जो सिन्हला कम्युनिटी के लोग हैं मेजॉरिटी श्रीलंका में, उनको लगता है कि श्रीलंका हमारा है। और जो तमिल्स और मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एलियनेटेड महसूस करते हैं। पहले तो तमिल ही अपने आप को एक माइनॉरिटी समझते थे, अब कहीं ना कहीं मुस्लिम्स भी तमिल का साथ दे रहे हैं, और ये जो दो माइनॉरिटीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जो सिन्हला मेजॉरिटी है उसके अगेंस्ट आवाज उठा रही है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो ऑफिस है ना जेनेवा में,
ये एक ऐसी जगह है जहां पे सिन्हला नेशनलिज्म और तमिल नेशनलिज्म आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं और बहुत छोटे छोटे बैटल्स आपको यहाँ पे लड़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑफिस है, यहाँ पे पहले बहुत सी चीजें देखी गई हैं। कोरोना वायरस के पैंडेमिक से पहले जब भी यहाँ पे सुनवाई हो रही है, बहुत सारे लोग जबरदस्ती में बेहोश हो जाते थे, कभी कभी घुसंड भी चल जाते थे, घूसे एक दूसरे को लोग मारने लगते थे, कभी कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी कंट्री ने गलत काम किया तो उसको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से निकाल ही देता था। तो कुल मिला के ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का ऑफिस है ना, ये काफी बहस और बवाल होता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट आप कह सकते हो कि बहुत वायरल बहस हो रही है, जो वायरल केओस सा मचा हुआ, ये मचा हुआ सिन्हला वर्सेस तमिल नेशनलिज्म। और कहीं ना कहीं तमिल नेशनलिज्म को जो मुस्लिम मासेस हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम्स भी श्रीलंका के अंदर एक माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे दो कम्युनिटीज आपस में लड़ती नजर आती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करती हुई नजर आती हैं, और कुल मिला के ये पैलाइज्ड नेशंस लगता है। असल में जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑफिस है ना, ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑफिस था लीग ऑफ नेशन के अंदर। आपको पता है यूनाइटेड नेशन से पहले आया था लीग ऑफ नेशन, जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और लीग ऑफ नेशन वाज अ फेलियर। कुल मिला के यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ऑफिस भी फेलियर ही नजर आता है व्हेन इट कम्स टू द फाइट बिटवीन तमिल नेशनलिज्म एंड सिन्हलीज नेशनलिज्म। तो भाई जो तमिल कॉज को या फिर सिन्हलीज कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, और जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव्स हैं, जो न्यूट्रल स्पेक्टेटर्स हैं, जो थर्ड पार्टी लोग हैं, वो इस ड्रामा को साइड में बैठ के चुपचाप देखते रहते हैं, और उनको पता है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा ड्रामा है जो सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पे श्रीलंका की सरकार की बात करो तो श्रीलंका की सरकार का क्या बोलना है? श्रीलंका की सरकार का बोलना है कि देखिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज की एक चाल है, ये वेस्टर्न कंट्रीज श्रीलंका को दबाना चाहती है, ये वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं है कि श्रीलंका के रिश्ते चाइना के साथ अच्छे हो। फिर श्रीलंका की सरकार बोल रही कि इंपीरियलिज्म हो रहा है, नियो कॉलोनियलिज्म हो रहा है, श्रीलंका को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे श्रीलंका की सरकार का प्रेजेंट स्टैंस क्या चल रहा है कि भाई हमारे यहाँ पे किसी के अगेंस्ट भी कोई अत्याचार नहीं हुआ है, ये जो वेस्टर्न सरकारें हैं ये हमें दबाने की कोशिश कर रही हैं। अब जब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की तरफ से श्रीलंका पे सपोर्ट पड़ रहा है, श्रीलंका की सरकार बोल रही है हमने कुछ भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका के अंदर जो सरकारी स्टैंड है वो इनसेंसिटिविटी का है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि किसी के अगेंस्ट कोई अत्याचार हुआ है। पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई। उसके उल्टे में आप देखोगे तो जो तमिल नेशनलिस्ट ग्रुप है श्रीलंका के अंदर या दुनिया भर में, वो कहीं ना कहीं खींचना चाह रहे हैं श्रीलंका की सरकार को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। फिर ये इस केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक भी पहुंचाना चाह रहे हैं। मतलब ह्यूमन राइट्स जो अब्यूजेस हुए हैं श्रीलंका के अंदर, उस केस को लेके ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी लेना चाहते हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, अगर किसी ने वॉर क्राइम किए हैं, किसी ने वॉर के समय अत्याचार किया है, तो उसको फांसी तक की सजा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है भाई। तो तमिल नेशनलिस्ट ग्रुप्स का ये एम है कि कैसे ना कैसे करके श्रीलंका की सरकार को और उन मिलिट्री ऑफिसर्स को जिन्होंने लोगों के अगेंस्ट अत्याचार किए, उनको ह्यूमन राइट्स काउंसिल में तो खींचेंगे, उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी हम लोग खींचेंगे। तो अब ये दो ग्रुप्स यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आ रहा है। जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे तगड़ी प्ले होती नजर आ रही है। एक तरफ आपकी श्रीलंका की सरकार और सिनेलिस्ट मेजोरिटी ग्रुप्स हैं, दूसरी तरफ तमिल ग्रुप्स हैं। अब उन तमिल ग्रुप्स को मुस्लिम ग्रुप्स ही सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर बाकी थर्ड पार्टी प्लेयर है। बाकी थर्ड पार्टी प्लेयर मैंने आपको पहले ही बताया है कि श्रीलंका में तमिल इशू को सपोर्ट करो, सरकार को सपोर्ट करो, सरकार के अगेंस्ट जाओ। जो थर्ड पार्टी कंट्रीज हैं उनकी जियो पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है ये चीज़। ऑब्वियसली बात है, चाइना अपने आप को श्रीलंका का दोस्त दिखाने की कोशिश करेगा, यूएसए के अगेंस्ट बात करेगा, तो चाइना श्रीलंका को सपोर्ट करेगा। इंडिया ने एब्सटेन किया, इंडिया की अपनी वजह है, इसको मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अभी रिसेंटली जो रेजोल्यूशन पास किया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, उसमें मुस्लिम सिविल सोसाइटी का एक मेजर रोल रहा है। जो श्रीलंका के तमिल ग्रुप्स हैं और दुनिया भर में जो तमिल ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट मारा है, कहीं ना कहीं पुश मारा है कि भाई एक रेजोल्यूशन को पास कराया जाए, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन में। उसके साथ साथ OHCHCR, मतलब ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसने भी कहीं ना कहीं जोर मारा है। उसके साथ साथ आप देखो तो मुस्लिम सिविल सोसाइटी ने भी यहाँ जोर मारा है, और यहाँ पे कुछ कंट्रीज भी जोर मार रही, जैसे कि पाकिस्तान है, इट इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उसके साथ साथ बांग्लादेश, ठीक है ना, इसने भी जोर मारा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन को पास करा दिया जाए। जबकि चाइना चाहता था कि
ये श्रीलंका के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास करा दिया जाए, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जोर मार रहे थे कि ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ भी अत्याचार होने। चाइना चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों श्रीलंका के अगेंस्ट वोट ना करें, बट उन्होंने वोट किया। उसके आगे अगर आप बात करो तो ओआईसी के मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ये एक्सपेक्ट किया गया था चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन के जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो अगेंस्ट वोट करेंगे श्रीलंका के, बट उन्होंने वोटिंग से एब्सटेन कर लिया। मतलब कहीं ना कहीं चाइना का एक इम्पैक्ट रहा है और कहीं ना कहीं श्रीलंका के साथ लोग रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे की लोग यहाँ पे वोटिंग से एब्सटेन कर रहे हैं। ना वो श्रीलंका के फेवर में बोल रहे हैं, ना ही वो श्रीलंका के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और यही चीज इंडिया ने भी की। इंडिया भी यहाँ पे एब्सटेन कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही। देखिए, दुनिया भर की जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है, दुनिया भर की इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी में क्या होगा, तो दुनिया भर के बड़े बड़े जो मेजर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं, वो जब ग्रुप बना लेते हैं तो वो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी बन जाती। और इस इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी का एक मेजर रोल है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। अब बोला यह जाता है कि एक बार अगर आप इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी के एजेंडा पे आ गए तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इस समय पे श्रीलंका इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी के एजेंडा पे आ गया है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी की अब नजर है श्रीलंका के ऊपर कि श्रीलंका के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत चीज हो सकती है, और एक बार कोई कंट्री इसके रडार में आ गई तो निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका इसके रडार में आ चुका है। पहले भी श्रीलंका इसके रडार में आया था 2014 के लगभग। 2014 में भी ये जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ये काफी हॉस्टाइल हो गई थी श्रीलंका की तरफ। लेकिन आप देखो कि एक रेजोल्यूशन पास किया गया 2015 में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, द रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन 2015। इसको श्रीलंका की सरकार ने को स्पॉन्सर कर दिया। 2015 में आपको पता होगा कि श्रीलंका में रिजाइम चेंज हुआ था, और रिजाइम चेंज होने के बाद जो नई सरकार आई थी उसने माना था कि ठीक है भाई, हम लिमिटेड तरीके से मानते हैं कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज के अगेंस्ट अत्याचार हुआ है, हम उसकी थोड़ी बहुत इंक्वायरी भी कराएंगे। तो जो चेंज्ड गवर्नमेंट आई थी 2015 में श्रीलंका में, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जुरिडिक्शन को थोड़ा बहुत मानने के लिए तैयार हो रही थी, और उसके बाद बातचीत होनी शुरू हो गई थी। अब आप समझिए 2015 का जो रेजोल्यूशन था इसने क्या किया, और इसको श्रीलंका की सरकार ने भी को स्पॉन्सर किया था। मतलब श्रीलंका की सरकार श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैकेनिज्म को स्पॉन्सर कर रही है। तो इस 2015 के रेजोल्यूशन ने क्या बोला कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस लाई जाएंगी श्रीलंका के अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए। एक ऑफिस फॉर मिसिंग पर्सन बनाया जाएगा जो कि देखेगा कि जो लोग गायब हैं उनको ढूंढा जाए। एक ऑफिस ऑफ रेपरेशन बनाया जाएगा, एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाएगा, एक जुडिशियल प्रोसेस बनाया जाएगा, जिनके ऊपर सीरियस क्राइम्स के इल्जाम लगे हुए हैं उनको सजा दी जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, जो तमिल माइनॉरिटीज हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे। एक एलिमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे आ गया। इस रेजोल्यूशन को बोला गया इंटरनेशनल रेजोल्यूशन 30/1। ये काफी सक्सेसफुल था। जो विक्टिम ग्रुप्स थे, खासकर तमिल ग्रुप्स, उनको लगा कि भाई हमारी बात कोई ना कोई यहाँ पे सुन रहा है। ये अलग बात है कि इस रेजोल्यूशन को पूरे, आप कह सकते हो, एसेंस के साथ श्रीलंका के अंदर इंप्लीमेंट भले ना किया गया हो, लेकिन एट द सेम टाइम श्रीलंका ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात मानी या फिर मानने में इंटरेस्ट दिखाया, यही बहुत बड़ी बात थी। और जब श्रीलंका ने इस प्रकार का स्टैंस रखा कि ठीक है भाई, हम थोड़े बहुत अकाउंटेबल हैं, हम आपकी बात हल्की फुल्की सुनेंगे, उस केस में श्रीलंका के ऊपर से इंटरनेशनल प्यूनिटिव एजेंडास हटा दिए गए। जो अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगाने जाने की बात की जा रही थी वो नहीं लगाए गए। फिर जो जीएसपी सिस्टम है यूरोपियन यूनियन का, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसके चलते श्रीलंका के एक्सपोर्ट्स को कम इंपोर्ट ड्यूटी पे या नील इंपोर्ट ड्यूटी पे यूरोप में इंपोर्ट किया जाता था, वो अलाउ किया गया। तो ये जो 30/1 इंटरनेशनल रेजोल्यूशन था, जिसके थ्रू श्रीलंका ने बोला कि हाँ भाई हम अकाउंटेबल हैं अपने वॉर क्राइम्स के लिए, उसके चलते श्रीलंका को काफी फायदा हुआ। श्रीलंका के अगेंस्ट काफी प्यूनिटिव एजेंडास हटा दिए गए, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी थोड़ी ठंडी पड़ गई। लेकिन जब ये नई सरकार आई और जब ये नई सरकार ने अपने आप को पुल बैक कर लिया, ठीक है ना, अपने आप को इस रेजोल्यूशन 30/1 से श्रीलंका ने पुल बैक कर लिया। अभी जैसे पुल बैक किया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल को फिर से मौका मिल गया श्रीलंका के ऊपर नजर रखने का, श्रीलंका के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करने का, श्रीलंका को रिस्पॉन्सिबल ठहराने का। तो कुल मिला के श्रीलंका जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल प्यूनिटिव एक्शन से बाहर निकल गया था, जो इंटरनेशनल ओवरसाइट वहां पे उतनी नहीं थी, कहीं ना कहीं वो
अगर उनके डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सही जा रहे थे, हालांकि थोड़ा ह्यूमिलेटिंग था कि एक्सटर्नल एजेंसीज उनके ऊपर कंट्रोल कर रही हैं। बट अब जो स्टैंस निकल के आ रहा है, अब ये स्टैंस निकल के आ रहा है कि श्रीलंका के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो तमिल माइनॉरिटी हो चाहे मुस्लिम माइनॉरिटीज हो, उनको ये बात पता है कि अगर अब उनके खिलाफ अत्याचार होगा तो कोई ना कोई देख रहा है। एट द सेम टाइम श्रीलंका की सरकार को भी पता है कि उनको कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई दिस ह्यूमन राइट्स एजेंसी और दूसरे जो बड़े बड़े एनजीओ ग्रुप्स दुनिया के, वो रेगुलरली वॉच कर रहे हैं कि श्रीलंका की सरकार एक्चुअली में कर क्या रही है। समझ गए दोस्तों, ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ मिसिंग साइंस पिलर इन द कोविड रिस्पॉन्स। यहाँ पे मिसिंग साइंस पिलर की बात कर रहे हैं। अभी देखिए कोरोना के केसेस इंडिया में तगड़े तरीके से बढ़ रहे हैं, उसके बाद लोग टेंशन में, सरकार टेंशन में कि भाई करे तो क्या करें। इंडियाज फाइट अगेंस्ट द रीसर्जेंस ऑफ द कोरोना वायरस इज अ चैलेंज रिक्वायरिंग स्ट्रेंथेंड डाटा एंड बेटर साइंस। ये जो रीसर्जेंस हो रहा है कोरोना वायरस का इंडिया में, ये फिर से एक चैलेंज की तरह सामने आया। यहाँ स्ट्रेंथेंड डाटा और बेटर साइंस की जरूरत है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, पहले ये ऑप्टिमिज्म था इंडिया में कि इंडिया ने कोरोना वायरस के पैंडेमिक को हरा दिया है। ये ऑप्टिमिज्म पूरी तरीके से गायब हो गया है। इफ यू लुक एट द न्यू शार्प इंक्रीज इन केसेस, नंबर ऑफ केसेस भी बढ़े हैं और नंबर ऑफ जो डेथ्स हो रही केसेस की वजह से वो भी बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा जो स्टेट यहाँ पे अफेक्टेड नजर आ रहा है वो महाराष्ट्र स्टेट है, हालांकि ज्यादातर स्टेट में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि साइंस ड्रिवन रिस्पॉन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। पहली बात तो ये सर्ज हो क्यों रहा है। सर्ज देखिए ओरिजिनल वायरस की वजह से हो रहा है और इस ओरिजिनल वायरस में जो अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। अब इन वेरिएंट्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया की जनता के अंदर कोई वायरस म्यूटेट कर गया तो वो वेरिएंट तो है ही, प्लस अब चूंकि ग्लोबल ट्रेवल चालू हो गया है, इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, तो उसके चलते दुनिया भर में जो वेरिएंट्स बन रहे हैं कोरोना वायरस के, वो भी किसी ना किसी प्रकार से इंडिया के अंदर एंट्री मार रहे हैं। और वायरस के वेरिएंट तो देखिए बनेंगे ही। एवोल्यूशनरी थ्योरी के हिसाब से SARS-CoV-2 का काम क्या है कि वो म्यूटेट करे, और जब वो म्यूटेट करेगा तो नए वेरिएंट्स बनेंगे। जब वो म्यूटेट करेगा तो वो अपने आप को और रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करेगा, और जब वो अपने आप को और रेजिलिएंट बनाने की कोशिश करेगा वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा। अब ये ज्यादा रिप्रोड्यूस करने वाला जो वायरस है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के रेट को तो बढ़ा देगा। मॉर्टिलिटी कितनी बढ़ाएगा इस बारे में अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स निकल के नहीं आए हैं। एक नया ट्रेंड जो अभी के लिए देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि इस समय पे जो कोरोना वायरस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैल रहा है वो यंग एडल्ट्स में ज्यादा फैल रहा है। जो 20 से 30 साल की उम्र के लोग हैं या फिर कह लीजिए 30 साल से कम की उम्र के लोग हैं, इनमें ज्यादा फैल रहा है। ठीक है भाई, और कुछ अलग अलग ही प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। पहले सिम्टम्स तो ठीक थे कि भाई थ्रोट इन्फेक्शन है, आपको खांसी आ रही है, टेस्ट गायब हो गया, आपकी स्मेल गायब हो गई, इस प्रकार के अब कुछ अलग ही प्रकार के इन्फेक्शंस देखने को आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या जरूरी है कि भाई आप जेनेटिक सीक्वेंसिंग करिए, जेनोम सीक्वेंसिंग करिए। आप जिस जैसा कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, जिस हद तक पॉसिबल है उस हद तक आप उसकी जेनोम सीक्वेंसिंग भी करो। पहली चीज तो यहाँ पे ये बोली जा रही है। दूसरी चीज ये बोली गई कि सबको ये लग रहा था कि भाई इंडिया ने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली, बट प्रॉब्लम ये कि इंडिया ने हर्ड इम्यूनिटी अभी के लिए अचीव करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी जनरेशनल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। पहले ये वायरस इन्फेक्ट कर रहा है यंगर एडल्ट्स को, वो यंगर एडल्ट्स जब अपने घर में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एल्डरली में चला जाता है। जो सेरो सर्वेस हुई हैं, सेरो सर्वेस ने जब टेस्टिंग की तो पता चला कि अर्बन पॉपुलेशन की 50% से ज्यादा जनता की बॉडी में एंटीबॉडीज थी। तो सबको यही लगा कि भाई जब सबके शरीर में 50% से ज्यादा लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पहुंच गई हैं तो एक लिमिट से ज्यादा कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी सबको लगा तो यही था, और यही लॉजिक होता है हर्ड इम्यूनिटी का कि अगर 50% से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो गए हैं तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो बाकी इन्फेक्शन होगा वो बचे 85 में होगा, क्योंकि 50 लोग तो ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिसर्जेंस देखने को मिल रही है केसेस की, एक बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हुए थे क्या वो फिर से इन्फेक्ट हो सकते हैं। दिस इज अ बिग रीजन। दिल्ली की बात करिए तो दिल्ली में डेथ रेट के और केस रेट के 2 पीक्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एक जून 2020 में, एक नवंबर 2020 में, तीसरा पीक अब आ रहा है। मुंबई में भी कोरोना बहुत फैल रहा है, लेकिन अमीर वर्ग में ज्यादा फैल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा फैल रहा है। पहले जो स्लम्स में फैल रहा था वो वाला ट्रेंड अभी के लिए नहीं देखा गया। तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत प्रॉपर एनालिसिस और डाटा कलेक्शन करने की जरूरत है, ऐसा ऑथर बोल रहा है। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है,
इंडिया में जो इन्फेक्शन है दे आर एसिम्टोमेटिक ये इन्फेक्शंस। 90% से ज्यादा लोग जिनको कोरोना है इंडिया में, उनको किसी भी प्रकार का सिम्टम नहीं है। वहीं पर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाओ तो लगभग 1/3 लोगों को कोई सिम्टम नहीं है। मतलब कि इंडिया में अगर 100 लोगों को कोरोना होगा तो 90 से ज्यादा लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं है कि भाई उनको कोरोना है या नहीं है। लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्रीज में 100 लोगों को कोरोना होता है तो लगभग 33-34 से ज्यादा लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते, बाकी लोगों को एटलीस्ट सिम्टम तो आते हैं। इंडिया में 90% से ज्यादा लोगों को सिम्टम ही नहीं आ रहे। तो एसिम्टोमेटिक केसेस को आइडेंटिफाई करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेस्टिंग तो आप तब कराने जाओगे ना जब आपको कोई सिम्टम होगा। जब आपको सिम्टम ही नहीं होगा तो आप भी सोचोगे कि क्यों ही बिना बात टेस्ट करवाना। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट बताया जा रहा है। देखिए, चाइना में जब सेरो सर्वेस करवाई गई तो ये पता चला कि हाँ भाई, सेरो सर्वे में जो कोरोना पॉजिटिव नजर आ रहा है वो एसिम्टोमेटिक है, मतलब उसकी इम्यूनिटी उससे लड़ चुकी है। लेकिन जो एंटीबॉडी का लेवल है, खासकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होती हैं जो कि कोरोना से बचाती हैं, वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कम होती जाती हैं। तो लेटर स्टेजेस पे एंटीबॉडीज कम होती हैं। तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो निकल के आता है कि एक पर्सन को बाद में मान लो इन्फेक्शन फिर से हो जाता है। चूंकि देखिए, आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई है, आपने वैक्सीन ले ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि इन्फेक्शन होगा तो बहुत हल्का होगा, सीवियर नहीं होगा। तो इंडिया में जो इतने सारे एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, या फिर आप कह लीजिए कि इंडिया में जो इतनी कम मॉर्टेलिटी है बट इन्फेक्शन ज्यादा है, उसकी वजह ये हो सकती है कि हमारे यहाँ पे एंटीबॉडी तो आ गई है लोगों में, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी तो आ गई है, बट केसेस तो बढ़ेंगे ना। इन्फेक्शन तो एक बार हो गई होगा, वो अलग बात है कि वो इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा। वो अलग बात है कि आपके ऊपर जो उसके सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होंगे, आपकी जो इलनेस है वो क्रिटिकल नहीं होगी, ठीक है ना। आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप जल्दी मरोगे नहीं, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन आपको होगा। तो बेसिकली यही रीजन बताया जा रहा है कि भाई इंडिया में एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों के अंदर आप कह सकते हो कि एंटीबॉडीज हैं, बट एंटीबॉडीज होने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या वो इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक होगा या वो माइल्ड होगा। अगर एंटीबॉडीज ना होती या आपने वैक्सीन ना ली होती तो उस केसेस में हो सकता है कि कुछ केसेस में क्रिटिकल इलनेस हो जाती, लेकिन वो क्रिटिकल इलनेस वैक्सीनेशन के बाद या एंटीबॉडीज के बाद माइल्डर इन्फेक्शन में बदल जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा बुखार आए और चीजें ठीक हो जाए। ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, आप पढ़ोगे भी तो भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने जो बोला वो नहीं समझ में आया तो एक बार रिमाइंड करके सुनिए तो भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो एक्चुअल डाटा है उसकी पहली बात तो क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी पब्लिक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड डाटा लोगों के सामने, पब्लिक के सामने अवेलेबल होना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटीज में। समझ गया। अगर आप मैथमेटिकल मॉडल्स की बात करो, अगर आप थ्योरीज की बात करो, तो भाई थ्योरीज और मैथमेटिकल मॉडल्स ये काफी अनसर्टेन होते हैं। ओके, एपिडेमिक के दौरान ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, जहाँ पे कोरोना फैलने के इतने ज्यादा फैक्टर्स हैं, प्लस टेस्टों की क्रेडिबिलिटी भी आप उस हद तक 100% श्योर नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट कभी कभी पॉजिटिव केसेस को निगेटिव बता देते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव बता देते हैं। ऐसे केसेस में जितना ज्यादा डाटा अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा लोग और साइंटिस्ट लॉजिकली डिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। तो इंडिया में एनोनिमाइज्ड डेमोग्राफिक और रिस्क डिटेल्स कलेक्ट होनी चाहिए, मतलब कौन सी एज के पर्सन को किस ट्रेवल हिस्ट्री के साथ, मेल है या फीमेल है, कोविड-19 हुआ, कितने कोविड-19 पेशेंट्स के साथ वो टच में आया, उसकी क्या कोई क्रॉनिक कंडीशन है, क्या वो ज़्यादा सिगरेट या शराब पीता है। तो इस प्रकार की चीज़ें प्रॉपर वेबसाइट में प्लेस्ड हो। ऑब्वियस ही बात है कि आप उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम मत लिखो, उसकी आइडेंटिटी मत लिखो, बट ये तो लिख सकते हो कि कितने लोग ऐसे हैं जो इतना काम करते हैं, उनको इतना कोरोना हो गया। इससे क्या होगा कि वहां पे रहने वाले जो लोग हैं ना, वो उन इंडिकेटर्स को पढ़ के, वो उन पैरामीटर्स को पढ़ के, और ऑब्वियसली बात है फिर न्यूज साइट्स भी इस चीज को रिपोर्टिंग करेंगी, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि आपको कितनी एहतियात बरतनी है। ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। प्लस कहीं ना कहीं इंडिया में जो वायरल जेनोम की सीक्वेंसिंग है उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया की एकेडमिक और कॉमर्शियल लेबोरेटरीज जो कि जेनोम सीक्वेंसिंग कर रही हैं उनके नंबर्स को बढ़ाने की जरूरत है। और कोविड-19 की डेथ्स की रिपोर्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया में जो डेली और वीकली रिपोर्टिंग है कोविड-19 की डेथ्स की, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की जो
वर्बल ऑटोप्सी स्टडीज होती हैं वो अच्छी होती हैं, बट कहीं ना कहीं वो अभी के लिए एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रही हैं, उनको रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है। प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कि समय समय पर नेशनल सर्वे करवाता है, सेरो सर्वे, और अब तक 3 नेशनल सेरो सर्वे करवाए गए हैं। कहीं ना कहीं इस नेशनल सेरो सर्वे ने कोरोना के पोटेंशियल को कम समझा है। कहीं ना कहीं इस नेशनल सेरो सर्वे ने बोला है कि बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, तो शायद ज़्यादा आगे कोरोना वायरस ना फैले। लेकिन अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर आपके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ भी गई है, अगर आपके अंदर एंटीबॉडी आ भी गई है, तो भी आप दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं है, देखिए आपको एक बार सर्दी जुकाम हुआ, किसी वायरस ने आपको अटैक किया, बड़े तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, आप ठीक हो गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको दोबारा सर्दी जुकाम नहीं होगा, हो जाता है, बट दूसरी बार का सर्दी जुकाम अपने पास ठीक हो जाता है। तो सर्दी जुकाम को नॉर्मल प्रॉब्लम समझी गई, तो वही कोरोना वायरस का है। आपके अंदर एंटीबॉडी आ गई, चाहे वो एंटीबॉडी आपकी नेचुरल इम्यूनिटी से आई हो, चाहे वो किसी वैक्सीन से आई हो, आप ठीक तो हो जाओगे, समझ गए ना बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी हो जाएगा, दोबारा ठीक हो जाओगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहा है। प्लस ये भी बोला गया है कि अगर थाईलैंड और वियतनाम की बात करो, तो थाईलैंड और वियतनाम में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को और डेथ लेवल्स को अगर आप मेजर करोगे तो वो काफ़ी कम है। उसका रीज़न ये भी बताया जा रहा है, देखिए थाईलैंड और वियतनाम में तगड़ी टेस्टिंग और ट्रेसिंग प्रोग्राम्स हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस। बट इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जो फूड हैबिट्स हैं, जो ईटिंग हैबिट्स हैं वियतनाम के लोगों की और थाईलैंड के लोगों की, इसमें यह बोला गया कि हो सकता है वहाँ के लोग पहले ही कोरोना वायरस बैट इन्फेक्शन से सफ़र कर चुके हैं और उनके अंदर बैट कोरोना वायरस का एक्सपोजर पहले आ चुका हो और वो क्योर भी हो चुका हो। इसीलिए वियतनाम और थाईलैंड जैसी जगहों पे जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस हैं और जो डेथ्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ के लोग पहले ही बैट कोरोना वायरस के टच में आ चुके हैं। अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें इंडिया में, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं कोविड-19 के वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे, जो अर्बन एलिट्स हैं वो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन तेजी से करा रहे हैं। रूरल इंडिया में अभी भी वैक्सीनेशन ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाई है। जो गरीब एडल्ट्स हैं जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा की है, वो अभी तक कोरोना वायरस की प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं ले पाए हैं। तो इंडिया को चिली से सीखना चाहिए। चिली अपनी लगभग आधी पॉपुलेशन को 1 कोरोना वायरस की डोज दे चुकी है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है, और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके डाटा कैप्चर करने की जरूरत है, उसके साइड इफेक्ट्स को लोगों को बताने की जरूरत है, ताकि लोग अच्छी तरीके से अपने डिसीजन ले सकें। प्लस इंडिया में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है बच्चों के लिए, कुछ इस एक प्रकार का प्रोग्राम एडल्ट के लिए भी चलाना चाहिए। भारत सरकार को सीरियसली ये सोचना चाहिए कि दे शुड लॉन्च अ नेशनल एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और इस नेशनल एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या क्या देना पड़ेगा, तो भाई पहली बात तो यहाँ पे डिजीज कंट्रोल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि अगर भारत सरकार नेशनल एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है तो पर ईयर प्रति भारतीय 250 रुपए का खर्चा होगा। लेकिन इसमें एनुअल फ्लू की वैक्सीन दी जा सकती है, 5 ईयरली न्यूमोकॉकल वैक्सीन दी जा सकती है, मतलब न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो कि 5 साल में एक बार दी जाती हैं, वो दी जा सकती हैं। HPV वैक्सीन दी जा सकती हैं एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, ठीक है, और एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए टिटनेस की इंजेक्शन दिए जा चुके हैं। तो 250 रुपए प्रति ईयर की कॉस्ट पे इतनी वैक्सीन एक एडल्ट को दी जा सकती हैं। अगर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि चिल्ड्रन के लिए चलता है, वैसा ही एक नेशनल एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चालू कर दिया जाए। और अगर वैक्सीन 1 बिलियन एडल्ट्स को दी जाती हैं इम्यूनाइजेशन के अंदर, तो सालाना 2 लाख हम लोग जाने बचा सकते हैं। क्योंकि एनुअल फ्लू वैक्सीन से इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी आप बता सकते हो, और कुछ हद तक कोरोना वायरस इन्फेक्शन के प्रति भी आपके अंदर इम्यूनिटी आ सकती है। तो इस प्रकार से आप सच में हमारे बच्चों के लिए तो देखिए नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, हमारे एडल्ट्स को भी कहीं ना कहीं आगे आने वाली बीमारियों से सिक्योर कर सकते हो, फ्यूचर पैंडेमिक से सिक्योर कर सकते हो। तो इट इज़ हाई टाइम कि भाई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि बच्चों के लिए चल रहा है, उस प्रकार का एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एडल्ट्स के लिए भी चलना चाहिए। और फिर जब बात की जाए फाइनली इंडिया में इतने केसेस बढ़ गए हैं तो क्या किया जा सकता है, देखिए फिर से नेशनल लॉकडाउन लगा पाना यहाँ पे सही नहीं है। नेशनल लॉकडाउन लगाने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे पुअर लॉट है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है एक नेशनल लॉकडाउन में। तो जो बिल्कुल ही गरीब हैं, जो बिल्कुल ही बच्चे हैं, उनकी हेल्थ पे, उनके घर की इनकम पे, उनके खाने पीने पे बहुत प्रकार की चीज़ों का फर्क पड़ता है नेशनल लॉकडाउन से। तो एकदम से नेशनल लॉकडाउन लगा पाना ये तो ठीक यहाँ पे
नहीं है। और अब ऑलरेडी इतने लंबे समय तक लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आप लगा भी देते हो तो किस हद तक जनता इस लॉकडाउन को मानने के लिए तैयार होगी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बहुत मैसिव स्केल पे बढ़ाने की जरूरत है। पब्लिक के अंदर वैक्सीन का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, और एट द सेम टाइम जो रूरल इलाकों में जो हमारी पब्लिक रहती है उस तक वैक्सीन को कम दामों में पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अगर हम इतने चैलेंजेस को पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कोरोना वायरस से थोड़ा बहुत तो लड़ ही पाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, प्रूडेंस प्रिवेल्स, आज का लास्ट आर्टिकल, दैट इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स इज रीअश्योरिंग फॉर कंज्यूमर्स एंड सेवर्स। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बहुत लंबे समय से स्पेकुलेशन चल रहा था कि भाई हो सकता है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसमें जो इन्फ्लेशन का टारगेट बैंड है इसको थोड़ा चेंज किया जाए। हर 5 साल पे एक रिव्यू करती है हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इन्फ्लेशन के टारगेट को किस हिसाब से रखना है। अब बात यह है कि 31 मार्च 2021 आ चुका है, 31 मार्च 2026 तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग के जो पैरामीटर्स हैं, वो जो रेंज है वो क्या रखनी है, इसके ऊपर रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैठी और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बैठ के ये बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 अंटिल 31 मार्च 2026 जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करी जाएगी आरबीआई के द्वारा वो वैसी ही होगी जैसे पहले करी जाती थी। यानी अब तक इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसी करी जा रही है, 4 ± 2%, यानी मिनिमम इन्फ्लेशन 2% का होना ही चाहिए और मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये अब तक की आप कह सकते हो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के नॉर्म्स रहे हैं आरबीआई के, और यही नॉर्म्स अगले 5 साल के लिए रहने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट क्विनकेनियम। क्विनकेनियम का मतलब होता है अकरिंग एवरी 5 ईयरली। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होता है कि भाई इन्फ्लेशन को कौन से बैंड में टारगेट करना है, ये क्विनकेनियम होता है। तो 5 साल के लिए सेट किया जाता है, फिर से 5 साल के लिए सेट किया जा चुका है। और ये बात बोल रहे हैं कौन, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज। ही सेड that the framework parameters would remain unchanged from what had prevailed in the 5 years that on 31st of March। तो 31st of March 2021 तक जो रहे हैं वही 31 मार्च 2026 तक अब रहने वाले हैं। अब ये जो सरकार का स्टेप है, दिस इज बेसिकली अ वेलकम स्टेप। वेलकम स्टेप क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सरकार इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस देने वाली है। सरकार के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर है ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बात ये होती है दोस्तों कि प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्फ्लेशन को एक लिमिट से ज़्यादा आप आगे जाने नहीं दे सकते। अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा आगे चला जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगियों पे इफेक्ट आएगा, उनके डेली के खान पान पे, उनके डेली के रहने के तरीके पे इफेक्ट आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्फ्लेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे कह रही हैं कि कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन को कंटेन करेंगे, लेकिन ये टारगेट आसान नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते पिछले साल जो फिस्कल ईयर खत्म हुआ है अभी 31 मार्च 2021 को, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का जो फिस्कल है, इसमें हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 9-10% नीचे चली गई। इतना भयंकर डिवास्टेटिंग कॉन्ट्रैक्शन आया। और ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के बाद मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाना, इकोनॉमी में बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए पैसा पंपमेंट करना, दीज आर लॉजिकल मेजर्स। लेकिन अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा पैसा पंपमेंट करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो पुअर मैंस बर्डन होगा। क्योंकि एक अमीर आदमी ये अफोर्ड कर सकता है कि 25 रुपये प्रति केजी चावल की बजाय वो चावल के लिए 35 रुपये प्रति केजी दे दे या 30 रुपये प्रति केजी दे दे, बट गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर गरीब आदमी को लगेगा कि भाई चावल के दाम 25 रुपये प्रति केजी से बढ़ के 35 हो रहे हैं तो वो रोटी ही खाएगा केवल, मतलब सस्ती चीज़ खाएगा। अगर गेहूं के दाम भी बढ़ रहे हैं तो गरीब आदमी और परेशान हो जाएगा, हो सकता है वो खाना ही कम खाने लगे। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन चूंकि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इकोनॉमी को फिर से बढ़ाने के लिए आपको एक्सपेंसिव मॉनेटरी मेजर्स लेने हैं, तो एक्सपेंसिव मॉनेटरी मेजर्स में आपको ज़्यादा पैसा पंपमेंट करना पड़ेगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है। तो कहीं ना कहीं इस समय पे इन्फ्लेशन को रोक पाना सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर द गवर्नमेंट। जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा निकल के आ रहा है वो ये बताता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ चुका है। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1%। तो रिटेल इन्फ्लेशन 1% बढ़ चुका है, फरवरी में 5.03% पे आ गया। और इसके बढ़ने की दो मेन फैक्टर्स हैं, एक फूड इन्फ्लेशन
और एक फ्यूल इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन में सप्लाई साइड फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, और फ्यूल इन्फ्लेशन में ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम बढ़ रहे हैं और सरकार जो फ्यूल के ऊपर टैक्स लगाती है वो कम हो नहीं रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। फिर यहाँ पे एक IHS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक का सर्वे हुआ था लास्ट मंथ। इसने ये बताया कि जो इंटरनेशनल मार्केट में मल्टीपल रॉ मटेरियल्स के जो दाम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, और चूंकि रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ रहे हैं तो जो कंपनीज इंडिया में चीज़ों का प्रोडक्शन करती हैं वो ये कह रही है कि अगर रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ते रहें तो हमारी लागत बढ़ती रहेगी, और चूंकि हमारी लागत बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले 12 महीनों में हमें अपनी चीज़ों के दाम भी बढ़ाने पड़ जाएंगे, नहीं तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो अगर कंपनी ओपनली ये बोल रही है कि चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन भी आगे आने वाले समय में बढ़ सकता है। ओके, RBI के ऑफिशियल्स ने रिसेंटली बोला है कि भाई हमारा पूरा फोकस है कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में हम लोग 6% से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाने देंगे। दिसंबर का एक वर्किंग पेपर है जिसका टाइटल है मेजरिंग ट्रेंड इन्फ्लेशन इन इंडिया। इसमें द डेप्यूटी गवर्नर ओवरसीइंग मॉनेटरी पॉलिसी, जिनका नाम है माइकल देबपत्रा पात्रा, इनका क्या बोलना, ही अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ensuring the appropriateness of the inflation target, observing that there had been a steady decline in trend inflation to a 4.1 to 4.3 band since 2014. They set a target far lower than the trend, ran the risk of imparting a deflationary bias that would dampen economic momentum, while a goal much above the trend would engender expansionary monetary conditions that would likely lead to inflation shocks. माइकल देव पात्रा यहाँ पे अपनी रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि देखिए 2014 के लगभग का 2014 से लेकर लगभग अभी 2019 तक अगर आप आ जाओ, ट्रेंड कुछ ऐसा है कि इन्फ्लेशन इज इन द रेंज ऑफ 4.1 टू 4.3%। अभी ये जो रेंज है ये परफेक्ट मानी जा रही है इनके हिसाब से। 4.1 से लेके 4.3% से नीचे अगर आप इन्फ्लेशन लेके आते हो तो इकोनॉमी डिफ्लेशनरी मोड में चली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हर साल कुछ परसेंट से चीज़ों का दाम बढ़ना भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए और GDP ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दामों को फिक्स नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप दामों को फिक्स रहोगे तो नए बिजनेसेस पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने आप का बिजनेस इकट्ठा करने के लिए, प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है, कंपनीज को ये लगता है कि भाई और बनाओ, और जब वो और बनाते हैं तो इनोवेशन आता है, इनोवेशन आता है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो ओवरऑल इसके आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट्स निकल के आते हैं। तो कम से कम 4% का इन्फ्लेशन यहाँ पे रहना ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन 4% से कम जाता है तो हम डिफ्लेशनरी बाइस हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं हम इकोनॉमी को बढ़ाने की नहीं घटाने की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर ये इन्फ्लेशन 4% से ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लो 5% पहुंच जाता है, 5% इन्फ्लेशन एक्चुअली में ज़्यादा इन्फ्लेशन, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने लगता है तो ओवरऑल जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो भी कम होने लगते हैं, जो लोगों की जेब के ऊपर जो प्रेशर है ना वो बढ़ने लगता है। और 5% इन्फ्लेशन तक अगर नॉर्मल पहुंच जाता है और एकदम से कोई सप्लाई शॉक या प्राइस शॉक आ गया या कोई और अपहेवल आ गया इकोनॉमिक, या कोरोना का पेंडेमिक आ गया, तो एकदम से इन्फ्लेशन शॉक आता है, जैसा कि अभी हमको देखने को मिला है। ये बातें यहाँ पे बोली जानी। आगे बात की जाए, एंड इन फरवरी RBI रिसर्चर्स ऑथरिंग इट्स रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस थीम्ड, RBI की रिपोर्ट आई थी करेंसी एंड फाइनेंस का थीम था रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसमें क्या क्लियर RBI ने, that the framework had served the economy well, attested by a decline in inflation volatility and more credible anchoring of inflation expectations. That the government economic officials have heeded these calls will certainly assure investors and save that inflation remains a central concern for all policymakers. कहने का मतलब ये है कि फरवरी में जो RBI की रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क आया, उसने बोला कि अब तक ये 4+- 2 वाला परसेंटेज वाला जो बैंड है ना, इसने इकोनॉमी को बहुत परफेक्ट तरीके से सर्व किया है। ये जो 2% से लेके 6% के बीच में हमको इकोनॉमी को रखना है, इन्फ्लेशन टारगेट करना है, उसमें जो 4% का इन्फ्लेशन रखा गया है पिछले 4-5 सालों में, ये बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है इंडियन मार्केट में, कहीं ना कहीं इंडिया में भी जो लोकल स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो लोकल डोमेस्टिक सेंटिमेंट है बिजनेस को लेकर, वो अच्छा चल रहा है। यहाँ पे सरकार ने इस इन्फ्लेशन के टारगेट को 4+- 2% रख के और उसको ना बढ़ा के, क्योंकि सरकार के पास ये भी ऑप्शन है कि वो अपने टारगेट को +5+- 2% कर सकते हैं या 6+- 2% कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार अपना टारगेट ही इतना कर देगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी पसंद नहीं आएगा। क्योंकि बात यह है कि हर साल अगर दाम इतनी तेजी से ऊपर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं
जो रॉ मटेरियल्स के दाम है वो भी बढ़ेंगे। तो कंपनीज को भी एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन पसंद नहीं आता है। एक ऑप्टिमम इन्फ्लेशन सही होता है जिससे उनके प्रॉफिट मार्जिन ऑप्टिमली बढ़ने लगे। एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने लगेगी, तो वो नुकसान में ही जाने लगेंगे। तो यहाँ पे सरकार ने और आरबीआई ने बहुत अच्छा किया है। ये जो कुन का नियम में 4 ± 2% का इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट बनाया है, दिस इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला हो। सॉरी आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बट कल से मैं कोशिश करूँगा टाइम पे आए। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।